नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित महासंपर्क अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और उस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है, क्या कुछ आज शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल जागृति, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरह से आज जो व्यापारी सम्मेलन में जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शामिल होंगे, तो ऐसे में जो है जिस तरह से देश भर में जो है महासम्मेलन जो जनसंपर्क अभियान वो चला रखा है, क्योंकि मोदी सरकार के जिस तरह से केंद्र में 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में लगातार जो सरकार है वो भी जो है जनता तक पहुंच रही है कि 9 साल में अब तक जो भी सरकार की कार्य योजनाएं उनको गिनवा रही है। तो ऐसा में जो है आज भी इस तरह का यहाँ पर जो प्रोग्राम है व्यापारी सम्मेलन, जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल हो गए, कहीं ना कहीं जो तमाम दिग्गज जो नेता है, जो व्यापारी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए, तमाम जो व्यवस्था हरिद्वार प्रशासन के द्वारा यो भी यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई है। आप साफ तौर मेरे पीछे देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर जो यहाँ पर पुलिस जवान यहाँ पर मौजूद किए गए। हालांकि जो कमांडो आज वो भी यहाँ पर लगा गई है। तो ऐसे में जो सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से हरिद्वार प्रशासन मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो 3:30 बजे गुरुकुल के ऑडिटोरियम में यहाँ पर पहुंचे, जहां पर वो जो है व्यापारी सम्मेलन में यहाँ पर जो है शामिल होंगे। तो ऐसा में जो है तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर कर ली गई। लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस जनसंपर्क अभियान में यहाँ पर जो है शामिल होगी। जागृति जी बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि वो महासंपर्क अभियान में शामिल होंगे, इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए जागृति अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डॉक्टर जो निशंक है सांसद हरिद्वार, वो भी उनके साथ शामिल होंगे। तो ऐसे में जो है हरिद्वार जो विधायक है मदन कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो ऐसे में जो है तमाम जो दिग्गज हरिद्वार जिले के वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो शामिल होंगे। तो ऐसे में जो जिस तरह से महान जनसंपर्क जो अभियान है पूरे देश भर में चला है, जो जिस तरह से जो हरिद्वार में भी आज होने जा रहा है, तो ऐसे में जो तमाम जो हरिद्वार के व्यापारी वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। और लगातार जो यहाँ पर आला अमला है, जो प्रशासन है यहाँ पर चाक चौबंद जो है सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर कर चुका है। तो ऐसे में जो है काफी आज ये जो है जो जनसंपर्क अभियान है काफी बड़ा यहाँ पर होने वाला है। चूंकि जिस तरह से जो है व्यापारियों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जो पूरा मैदान वो भी यहाँ पर पूरा फुल हो चुका है। ऑडिटोरियम की हम बात करें तो आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा कर ली गई है और तमाम जो व्यवस्था है चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में जो विकास, ये भी जानना चाहेंगे, व्यापारी सम्मेलन की आपने बात कही, तो व्यापारियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जागृति, जिस तरह से हमारी व्यापारियों से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहने के खुशी की जो लहर है व्यापारी के चेहरे पर साफ तौर यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरह से व्यापारी यहाँ पर अब आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो व्यापारी है लगातार वो यहाँ पर पहुंच रहे, तमाम जो हरिद्वार के व्यापारी है सभी में जो है खुशी की लहर। और तमाम जो व्यापारी वो भी कहेंगे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हेलीपैड पर वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो है ऑडिटोरियम में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो व्यापारी यहाँ पर इस सम्मेलन में जो शामिल होने वाले, बात हम करें तो जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, आम जो जनता है वो भी जनसंपर्क अभियान में यहाँ पर शामिल होंगे। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार में जो है मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस तरह से जो है 9 साल पूरे होने जा रहे, तो ऐसा मुझे तमाम देश भर में इस तरह के जो है मां जनसंपर्क अभियान चला हुआ है और वो आज हरिद्वार में भी हो रहा है। अगर हम रुड़की की बात करें तो रुड़की में जो इस तरह का प्रोग्राम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देखने को मिला था। क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना है जागृति वो लगातार जनता के बीच पहुंचनी चाहिए, और तो जो सरकार ने जनता के लिए कितनी योजनाएं जो यहाँ पर शुरू की है उसकी भी पूरी जानकारी आज इस व्यापारी जो सम्मेलन इसमें यहाँ पर दी जाएगी। तो ऐसे में जो तमाम जो सरकार की योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो राज्य की जो मुखिया वो भी पहुंचाने का काम करे। तमाम कितनी जो योजनाएं पहुंची उनका भी पूरा ब्यौरा जो है वो आज यहाँ पर अधिकारियों से लेंगे। तो ऐसे में जो है जिस तरह से प्रोग्राम की जो तैयारी है यहाँ पर भरपूर जो है सभी में जोश यहाँ पर देखा जा रहा है। तमाम जो व्यापारी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जागृति जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने हर जिले में महिला कामकाजी हॉस्टल बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को एलपीजी कनेक्शन देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के तौर पर विकसित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं विभागीय मंत्री होने के नाते तो हम सब लोगों ने
अपने अपने स्तर से जो है हर एक व्यक्ति से 2-2 आंगनबाड़ी केंद्र और उससे बड़ा 3, उससे बड़े स्तर का कोई अधिकारी है वो 4, इस प्रकार से निर्धारण कर लिया गया है। और आने वाले समय में हम ऐसे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग डेवलप करेंगे जिसमें जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी तो गोद लेने वाला व्यक्ति या गोद लेने वाला वह अधिकारी या जनप्रतिनिधि उसको ठीक करने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त THR आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों के भुगतान के संदर्भ में भी विभाग अब तक में लगभग 50 करोड़ की धनराशि जो बकाया था 2022-23 का, विभाग उसकी भी पूर्ति कर चुका है। और विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि हर जनपद में जो है हमारे कामकाजी महिला छात्रावास जो है वो हम लोग बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही जहां पर हमारे LPG के कनेक्शंस हमारे जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी नहीं हो पाए हैं, ऐसे हमारे अभी शेष 12,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पे LPG के कनेक्शन होने हैं, तो उसको भी विभाग ने निर्णय करा है कि जल्द से जल्द उसे LPG युक्त किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे जो फूड का सेवन करते हैं वो वहाँ पर उनको आसानी से वो सुविधा उनको उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड में काशीपुर और डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाए जाएंगे, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है। अब जल्द ही इन 2 स्थानों पर केंद्र की टीम निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड आएगी। बता दें कि आवास विभाग प्रदेश में 8 नए शहरों को बसाने की योजना पर काम कर रहा है, जिस पर राज्य ने इन शहरों का 1100 करोड़ का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था। तो वही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बताए जाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए इसे भाजपा नेताओं की विक्षिप्त मानसिकता करार दिया है। करण महरा ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के मन की बात बाहर निकाली है। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती। त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान देख रहा था जिसमें वो नाथूराम गॉडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी से यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या करने वाले का समर्थन करके उन्होंने साबित कर दिया कि देश गलत हाथों में है। जब देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। मंत्री का कुछ नहीं हुआ, न किसान उस मंत्री के पुत्र का कुछ हुआ। देश के खिलाड़ी जो गौरव बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त, पद्मश्री पदक प्राप्त खिलाड़ियों का चीरहरण पूरे दिल्ली की बाजार में सड़कों में हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कुछ नहीं किया। बद्रीनाथ मंदिर को दिव्य और भव्य स्वरूप से संवारने के लिए 425 करोड़ की लागत से मास्टर प्लान का काम चल रहा है। बद्रीनाथ मंदिर की छत पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। शासन ने बद्री केदार मंदिर समिति को इसकी सहमति दे दी है। इसके अलावा कई दानी व्यक्ति भी मंदिर को संवारने में आर्थिक सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने सरकार को बद्रीनाथ मंदिर की छत पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है और इस आधार पर धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग के BKTC को इस कार्य के लिए सहमति दे दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बद्रीनाथ धाम को अब और भी दिव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? 425 करोड़ की लागत
मास्टर प्लान चल रहा है, वहाँ पर काम चल रहा है। कहीं ना कहीं बद्रीनाथ धाम संवरने से जो वहाँ की अलौकिक छटा है वो अलग ही नजर आएगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कई दानी व्यक्तियों द्वारा गुप्त दान भी किया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम को पूरी तरीके से सजाया जाए। इसके साथ ही दिल्ली के एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि बद्रीनाथ धाम के जो छत है उसको चांदी की परत चढ़ाई जाए। इसको लेकर शासन ने बद्री केदार समिति को पत्र भेज दिया है। हालांकि बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना यही है कि जो बद्रीनाथ धाम पर चांदी की परत जो चढ़ानी है छत पर, उसे उस व्यक्ति से बात की जाएगी, इसके बाद परत चढ़ाने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मास्टर प्लान की बात करें तो लगातार वहां पर काम चल रहा है, उसकी छटा अलौकिक बनाने की बात चल रही है, तमाम सारे काम वहां पर चल रहे हैं, सजाने संवारने का काम चल रहा है। इसके साथ ही तमाम सारे ऐसे श्रद्धालु आ रहे हैं जो गुप्त तरीके से दान कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम को। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि श्रद्धालुओं का एक तरीके से जो बद्रीनाथ धाम के प्रति लगाव साफ तौर पर दिख रहा है। इसके साथ ही जब चांदी की परत चढ़ जाएगी तो बद्रीनाथ धाम की जो छटा है वो और अलौकिक होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में पर्यटन सीजन में हिल स्टेशनों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। आलम यह रहता है कि ट्रैफिक जाम के कारण वाहन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। इसी को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जाम की समस्या को जल्द ही नहीं सुलझाया गया तो नैनीताल के हालात भी जोशीमठ की तरह हो सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में प्रशासन को भी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन शुरू होते ही आम जनता को जाम की समस्या से सामना करना पड़ता है। बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन लगने वाले जाम से आम जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। वहीं दूसरी ओर अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में पर्यटन सीजन में जाम की समस्या आम बात हो गई है। वहीं इसको लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने जनहित मुद्दे पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि जाम की समस्या से जल्द निजात दिलाया जाए, वरना नैनीताल के हालात जोशीमठ जैसे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर में कुख्यात संजीव जीवा हत्याकांड के बाद उपजी अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर खतरे को लेकर अब जगह जगह न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के न्यायिक परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने समस्त स्थानीय अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से इसकी व्यवस्था को ठीक करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में मेटल डिटेक्टर अनिवार्य रूप से सक्रिय होना चाहिए। देखिए, मैं एडवोकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है ये बताना कि यहाँ लक्सर में पहले भी 2 बार हथियार बरामद हो चुके हैं और तब भी प्रशासन ने इसमें सबक नहीं लिया है। और वहाँ पर लखनऊ कोर्ट में परिसर में अभी जो हत्या हुई है वो भी एक, उसे देखते हुए भी यहाँ पर अभी तक प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। और मेरा कहना यह है कि यहाँ लक्सर कोर्ट परिसर में ना तो मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर भी होना चाहिए जिससे कि पता लग सके कभी कोई हथियार गैर कानूनी हथियार तो नहीं लेके आ रहा है, कोई गलत व्यक्ति तो नहीं प्रवेश कर रहा है। वहीं हरिद्वार से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने पर साधु संतों की नाराजगी सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और उससे जुड़े संतों ने गेमिंग जिहाद का पूर्ण रूप से विरोध किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भारत सरकार और राज्य सरकार से अपील की है कि धर्मांतरण रोकने के लिए 1 लाइन बिल पास करना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना धर्म ना बदल सके और जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसी धर्म का पालन करे। तो वहीं बड़े अखाड़े के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने ऐसे ऑनलाइन गेम और जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण कराने का प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है, जिसके बाद से पुलिस कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है।
विभिन्न प्रकार से जो ISI और विभिन्न प्रकार के ऐसे मौलानाओं के द्वारा जिहाद के क्रम में भारत के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी अभी 2 घटनाएं गाजियाबाद और महाराष्ट्र की सामने आई है। उससे ध्यान में आता है कि जो बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं उन गेम्स के माध्यम से उनको एक प्रकार से धीरे धीरे इस्लाम की ओर ले जाने का ये जो जिहाद चल रहा है, जिसको गेम जिहाद बोला जाए, ऐसी गेम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सनातन सभ्यता और संस्कृति पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमला किया जा रहा है। हमारे युवा अवस्था के बालक बालिकाओं को दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा भ्रमित करके धर्मांतर कराया जा रहा है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के कर्मचारियों ने मुख्य अधिष्ठाता के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कांगड़ी के बड़े पदाधिकारियों पर फार्मेसी की संपत्तियों को हड़पने का आरोप लगाया है, लेकिन तीनों संस्थाओं के अधिष्ठाता दीनानाथ शर्मा ने कांगड़ी के गुरुकुल महाविद्यालय और गुरुकुल कन्या महाविद्यालय के विलय को लेकर अपनी संतुष्टि देती है, जबकि गुरुकुल फार्मेसी को विलय करने की संतुष्टि नहीं दी गई है। तो वहीं साथी कर्मचारियों ने फार्मेसी को विलय करने की मांग की है। हमारे द्वारा जो है प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का विलय बहुत जल्दी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हो जाएगा, लेकिन आज जब प्रस्ताव हमें ये मिला तो आज हमें पता लगा कि इन्होंने विद्यालय विभाग और कन्या गुरुकुल देहरादून का तो प्रस्ताव बना के भेजा है, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का कोई प्रस्ताव इनके द्वारा नहीं बना के भेजा। और जिस तरह महाविद्यालय की जमीनों को खुर्द किया गया, उसी प्रकार जो है इनकी नजर गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी आर्य विद्यासभा की जमीनों पर है। बहुत जल्दी ये जो है जमीनों को बेचना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी को सचोता रखा गया है। हमारी मांग ये है कि कुलपति, रजिस्ट्रार और जो है UGC के तमाम अधिकारियों को ज्ञापन भेजा जाए, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का विलय भी UGC में किया जाए। हरिद्वार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले कई पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े सदस्यों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि बुढ़ापे का आर्थिक सहारा उनके लिए पुरानी पेंशन ही है, जिसके बिना उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। एक ही मांग है, एक ही अपेक्षा है हमारी कि हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है वो हमें मिल जाए, क्योंकि अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अंधकार में है। जो साथी हमारे रिटायर हुए हैं NPS पर, उनका जो बेहाल हालत देख रहे हैं हम लोग, उन्हें देखकर हमें अपने भयावह भविष्य से डर लगता है। सच कहें तो हमें नींद भी नहीं आती है, हमें चिंता इतनी लगी रहती है, बहुत चिंता है भविष्य की कि हमारा भविष्य बिल्कुल खत्म है। हम अपने को प्राइवेट नौकरी से भी बदतर महसूस। सरकार से हम पहले सादर पूर्वक ही निवेदन कर रहे हैं कि वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दे। पुरानी पेंशन की जो ये लड़ाई है, ये हमारे आने वाले बुढ़ापे की लड़ाई है। अगर हमारी पुरानी पेंशन होगी तो हम अपने आने वाले जो हमारा भविष्य है बुढ़ापे का, उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अभी एक हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हुए हैं, मात्र 550 रुपए उनकी ये NPS में ये पेंशन बनी है। तो आप देख सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति 550 रुपए में अपना गुजारा कर लेगा। और सरकार, हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं विजय कुमार बंधु जी, उन्होंने चरणबद्ध तरीके से हमें आंदोलन दिए हैं, कार्यक्रम दिए हैं। पहला कार्यक्रम हमारा 16 अप्रैल को भारत के सभी जनपदों में हुआ था और उस कार्यक्रम का नाम था पेंशन संवैधानिक मार्च। अगला कार्यक्रम जो हमारा है वो 1 जून से शुरू हो चुका है बिहार चंपारण से, जहां से महात्मा गांधी जी ने 106 साल पूर्व सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। वहीं से हमारे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने NPS निजीकरण भारत छोड़ो अभियान का ये कार्यक्रम दिया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।